ऐसा हो रहा था कि अब शादी कर लो, नहीं हो रहे तो? मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली के साथ ये ज़रूर हो रहा था। सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था। मेरी फैमिली ने कभी मेरे ऊपर शादी का दबाव नहीं बनाया है। और एक चीज़ मैं अपनी फैमिली की बड़ाई करूँगी एक चीज़ में, कि उनकी तरफ सोसाइटी से जो भी नेगेटिव चीज़ें आती थी वो मुझ तक कभी नहीं आने देते थे। फिर 69 का टोटल 4 इंटरव्यू। आप सर कितने दे चुके हैं? आप काफ़ी यंग लग रहे हैं। हाँ सर, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, क्योंकि लगातार 2021-22 से 3 बीपीएससी हो चुका है। 67, 8 और 9 लगातार हुआ है, 6 महीना और साल भर के अंतराल पे। और ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था और पहला सिलेक्शन है। राजनंदनी सर। आपका कौन सा रैंक है और कौन सी पोस्ट मिली है? मेरा रैंक 920 है। मुझे बीपीआरओ का पद पे चयन हुआ। 69 बीपीएससी में चौथा रैंक मिला है और मुझे डीवाईएसपी का पद मिला है। वाह। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैं 64वीं बीपीएससी लगातार दे रही हूँ। 64, 65, 66 तक मैं इंटरव्यू में गई हूँ। मैंने उस मैगज़ीन को प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ जो होता था उसे भी मैंने अटेम्प्ट किया है प्रॉपर वे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और इस वक्त अभी हम पटना की पावन धरती पर हैं और अभी हमारे साथ में बीपीएससी 69वीं में चयनित बहुत सारे छात्र हैं। इन सभी से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने बीपीएससी 69वीं में सफलता हासिल की है। सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। और पवन जी, आपको कितना रैंक मिला है और कौन सा पोस्ट मिला है? मुझे इस 69 बीपीएससी में चौथा रैंक मिला है और मुझे डीवाईएसपी का पद मिला। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? राजनंदनी सर। आपका कौन सा रैंक है और कौन सी पोस्ट मिली है? मेरा रैंक 920 है। मुझे बीपीआरओ का पद पे चयन हुआ। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट। और आपका क्या नाम है मैम? मैं सुधा राज, 143वीं रैंक के साथ मुझे डिप्टी एसपी का पद मिला है। वाह। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैं 64वीं बीपीएससी लगातार दे रही हूँ। 64, 65, 66 तक मैं इंटरव्यू में गई हूँ। और 67 और 68 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और 69वीं में अंततः मेरा चयन डिप्टी एसपी के रूप में हुआ है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन भारती हुआ और मेरा चयन जो है 8वीं रैंक के साथ डीवाईएसपी पद पे हुआ है और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। मेरा सिलेक्शन 68 में बीडब्ल्यू के रूप में हुआ था, अब से 69 में एलईओ के रूप में हुआ है। तो सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? अटैम्प्ट बोले तो मैं इसके पहले 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूँ। एक 2022 में सीडीपीओ को दिया हूँ, फिर 67 का, फिर 68 में तो फाइनली सिलेक्शन हुआ, फिर 69 का टोटल 4 इंटरव्यू। आप सर कितने दे चुके हैं? आप काफ़ी यंग लग रहे हैं। हाँ सर, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, क्योंकि लगातार 2021-22 से 3 बीपीएससी हो चुका है। 67, 8 और 9 लगातार हुआ है, 6 महीना और साल भर के अंतराल पे। और ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था और पहला सिलेक्शन है। पहला ही इंटरव्यू और पहली बार में बाजी मार गया। हाँ, और ऐसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसे तो फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आया था उस समय विश्वास नहीं हो रहा था और इससे पहले मैं एसआई के पद पर भी था, सब इंस्पेक्टर भी था और ट्रेनिंग कर रहा था। उसी क्रम में मेरा रिजल्ट भी आया था। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे लंबा समय जब तैयारी में लग जाता है तो कई बार बहुत सारी लड़कियों के मैंने दिल्ली में भी इंटरव्यू किए हैं, वो कहते हैं कि परिवार की तरफ से दबाव बढ़ने लगता है कि शादी कर लो, अब नहीं हो रहा है। तो क्या उस दौरान आपके साथ भी ऐसा हो रहा था कि अब शादी कर लो, नहीं हो रहा है तो? मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी फैमिली के साथ ये ज़रूर हो रहा था। सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था। मेरी फैमिली ने कभी मेरे ऊपर शादी का दबाव नहीं बनाया है। और एक चीज़ मैं अपनी फैमिली की बड़ाई करूँगी एक चीज़ में, कि उनकी तरफ सोसाइटी से जो भी नेगेटिव चीज़ें आती थी वो मुझ तक कभी नहीं आने देते थे। जो भी चीज़ें मुझ तक आई हैं फ़िल्टर होके आई हैं, पॉजिटिव चीज़ें ही आई हैं। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है। तो एक लड़की के रूप में एक ऐसी फैमिली को पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं अपने माता पिता का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी? क्योंकि बहुत सारी छात्राएं मुझे कहती हैं कि सर ऐसा होता है। यस सर, हुई थी, बट फैमिली की तरफ से नहीं हुई थी। सोसाइटी से प्रेशर था मेरी फैमिली को कि उसकी शादी कब होगी, बट मेरी फैमिली ने कभी मुझ पे प्रेशर नहीं दिया और जिसका फलस्वरूप मैं आज चैन भी ले पाई। सर लड़कों के साथ भी ऐसा होता है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि आप शादी कर लो, नहीं हो रहा है? नहीं, मेरा अभी तो एज ही नहीं हुआ था उस तरह का कि मेरे घर से प्रेशर आए। अच्छा, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, कहते हैं कि हम तो मुखर्जी नगर इसीलिए तैयारी करने आए कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो दहेज ज़्यादा मिलेगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा कुछ होता है? बिहार में दहेज तो चलता ही है, लेकिन ये पर्पस है किसी का तो मुझे नहीं पता। आप लेंगे या नहीं? नहीं लेंगे, पक्का? पक्का नहीं लेंगे। अच्छा सर, सही कह रहे हैं क्या? ऐसा होता है कि बिहार में? देखिए, जो कुछ दोस्तों से मैं लाइब्रेरी में वीडियो बनाने गया था पटना की कुछ दिन पहले, कह रहे थे कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो इज्जत ही नहीं होती हम लोगों की।
देखिए, समाज का ये कटु सत्य है कि दहेज प्रथा आज भी विद्यमान है। तो इसको दोनों पक्षों की तरफ से देखना चाहिए कि जैसे कि दहेज हम ना लें, और भी जैसे लड़की पक्ष की तरफ से भी देखना चाहिए कि हाँ, केवल जो रोज़गार में लड़के हैं उन्हीं को ना चुने, केवल बेरोज़गार लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, उनको भी चुन सकते हैं। तो गलती दोनों तरफ से है, दोनों मिल के सुधारेंगे। कुछ समय लगेगा, पर प्रयास अगर हम लोग करते हैं सब लोग मिलकर, तो आने वाले समय में इसे हटाया जा सकता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रीलिम्स के लिए कुछ टिप्स बताइए, क्योंकि आपने कई अटैम्प्ट दिए, क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं? प्रीलिम्स में मैं ये बोलूँगी कि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और साथ ही साथ कोई एक मैगज़ीन फॉलो कीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही एकमात्र जरिया है जिससे कि हम लोग अपने जो गलतियाँ हैं उसको सुधार कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि जो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं प्रीलिम्स का, तो उसका तरीका थोड़ा बदले। ऐसा नहीं हो कि हम लोग मॉक टेस्ट दे लिए, सॉल्व कर लिए, सेंटर पे गए, वहाँ टेस्ट दे दिया, नंबर अपने चेक कर लिया और हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा जो तरीका था कि जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे उसको एक अलग A4 पेपर पे मैं नोट करती थी। साथ ही साथ जिस सेक्शन से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते थे उसको जाके फिर से मैं किताब से पढ़ती थी, जो भी मेरा सोर्स रहता था। तो आप अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका बदलें और रिवीजन को बार बार अपने प्रिपरेशन की जर्नी में जोड़ें, ताकि आपकी जो गलतियाँ हैं वो सुधार हो सके। आप मेंस के लिए बताइए, क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जो ना करें नए स्टूडेंट? कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जब आपका रिजल्ट आया और वो कुछ नंबरों से रह गए, उनका नहीं हो पाया। तो क्या क्या जो नए स्टूडेंट हैं वो मेंस में गलतियां ना करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, ये ज़रूर बताइए। मेंस का जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक पे वर्क करना चाहिए। जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं उस पर निरंतर सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही आगे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। आप ऐसे के लिए बताइए, कैसे निबंध की आप लोग तैयारी करते थे? लिख लिख के करते थे या फिर मतलब ऑनलाइन देखा पढ़ा बस माइंड में फीड हो गया? नहीं, हमारे पास एक ग्रुप था, एक छोटा सा ही ग्रुप, जिसमें सब लोग तैयारी करते थे। तो हम लोग आपस में ही कॉपी चेक कर लेते थे एक दूसरे का, ऐसे लगातार लिखते थे, और लगातार लिखना ही पड़ेगा आपको ऐसे। आप बताइए सर, आप तो पहले से ही सर्विस में थे, है ना? तो कैसे समय निकाल पाते थे? बहुत सारे लोग कहते हैं एक जॉब मिल जाए बस बहुत है, हमें तो फिर समय ही नहीं मिलता है। दरअसल पीटी और मेंस के टाइम मैं बेरोज़गार ही था, और उसके बाद ही मेंस के रिज़ल्ट आने से कुछ दिन पहले तक मेरा सिलेक्शन जो था हुआ था एसआई में। इंटरव्यू का जो मैं तैयारी किया वो एसआई रहते हुए किया था, तो तैयारी का समय नहीं मिला, लेकिन उसी से समय मैं निकाल लेता था। इसके अलावा मैं क्या करता था कि जो 70वीं बीपीएससी आया हुआ था, तो पीटी जब होने वाला था 13 तारीख को, उससे पहले हमारा रिज़ल्ट आया था 26 को। तो उससे पहले मैं 70वीं बीपीएससी के पीटी में लगा हुआ था, क्योंकि पता नहीं था कि रिज़ल्ट होगा या ना होगा। तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी छोटा छोटा समय मिलता था उससे हम लोग तैयारी करते थे। जैसे कि खाना खाने जाते थे तो मोबाइल में ऑडियो लगा लेते थे और तैयारी करते थे, सुनते रहते थे वीडियो। इसके अलावा जब भी 16 घंटा लगभग ट्रेनिंग चलता है हम लोग का, तो जो भी छोटा छोटा टाइम मिलता था 2 घंटा 4 घंटा, उसमें मतलब जो भी होता था तैयारी मैं कर लेता था, और अच्छा तैयारी भी हो गया था। तो कहा जाता है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप चाहेंगे तो कठिन परिस्थिति में भी अपने लिए समय निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर, जीएस पेपर 1 की कैसे तैयारी करते थे आप? जीएस पेपर 1 का मेनली क्या था, सोर्सेस था। एक सोर्स ही बेटर सोर्स होता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जीएस 1 में था, हिस्ट्री था, करंट अफेयर था, और फिर डीआई था। इसमें बेटर मार्क्सिंग होता है डीआई का, जिसका डीआई हो गया मतलब अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। और हिस्ट्री वगैरह का तो पहले क्वेश्चन डायनेमिक नहीं था, बट डायनेमिक आया, तो डायनेमिक आने के कारण एनसीईआरटी का महत्व बढ़ गया। जो शॉर्ट टाइप आंसर लिखने का होता है तो उसमें एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। उसमें सारा टॉपिक ही मतलब एनसीईआरटी से दिया जाता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अब डायनेमिक जो हो गया उसके कारण। आप बिहार में कौन सी जगह से हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट नवादा है। तो एडुटेरिया का कुछ मतलब सहयोग वगैरह स्टूडेंट के साथ रहता है तैयारी के दौरान? एडुटेरिया 68 से ही स्टूडेंट मुखर्जी नगर में मुझे बताए थे कि हम सिलेक्ट ही इसी वजह से हो पाए, या फिर थोड़ा बहुत योगदान रहता है इनकी बुकलेट वगैरह जो होती है? नहीं, तो मेरा क्या था ना कि सीडीपीओ 2022 फिर 67 कई अदर इंस्टीट्यूट से पढ़े थे, बट फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो ऐसे का टॉपिक आया, उसके कारण मेरा मूव जो हुआ एडुटेरिया की तरफ हुआ। तो एडुटेरिया में एसे वगैरह और डायनेमिक क्वेश्चन आने लगा, उसके कारण मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में वो सारा चीज़ मिल गया हमको, जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। सर, आप कौन सी जगह से हैं बिहार में? मेरा जिला जो है सिवान है। एडुटेरिया का कुछ योगदान मानते हैं तैयारी के दौरान आप? क्योंकि बहुत सारे टॉपर बताते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी में तो रहा है, मॉक इंटरव्यू हो या फिर बुकलेट वगैरह का हो।
दरअसल इससे पहले पढ़ाई के क्षेत्र में बीपीएससी के क्षेत्र में आने से पहले मैं स्पोर्ट्स में था और इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेल भी चुका हूँ। चाइना और थाईलैंड में मैंने प्रतिनिधित्व भी किया है भारत का। तो वहाँ कुछ कारणों से मुझे छोड़ना पड़ा स्पोर्ट्स को। तो इसके बाद जब मैं लगभग 1 साल 1.5 साल तक बैठा रहा, तो जब जो मेरा दोबारा रीस्टार्ट हुआ पढ़ाई का, वो एडुटेरिया के वीडियोस देख के ही हुआ। जैसे यूट्यूब पे फ्री वीडियो अवेलेबल थे सर के, तो मैं ऐसे यूट्यूब चैनल सर्च कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें सर का वीडियो दिखा और वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ जो दूसरा पारी था। और वहीं से जो मेरा बेस बना, मैंने वहाँ से नोट्स बनाना चालू किया और आगे अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते गया। तो मेरा जो आधारशिला जो था वो एडुटेरिया के ही कारण रहा। इसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ा रहा, मेंस में पीटी टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ा रहा, इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस सर से लिया मैं। तो काफ़ी बड़ा योगदान है सर का, प्रवीण सर का। आप बताइए, कुछ योगदान है? जैसे बहुत सारे टॉपर मुझे दिल्ली में मिले थे, मैंने इनका इंटरव्यू किया था, कह रहे थे कि टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है। आपको क्या लगता है, सब लोग मिलके झूठ बोल रहे हैं क्या ये सब? एडुटेरिया के योगदान के बारे में बोलूँ कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो प्रीलिम्स के लिए जो मैगज़ीन है उसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। उसके नोट्स बना के उसका बार बार रिवीजन किया है मैंने, और ग्रुप में भी स्टडी किया है मैंने उस मैगज़ीन को। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ जो होता था उसे भी मैंने अटेम्प्ट किया है प्रॉपर वे में। और 69वीं बीपीएससी के लिए मेंस में मैंने ऑफलाइन बैच लिया था एडुटेरिया का। और जब मेंस के पश्चात मैं वापस गई अपनी तैयारी में, तो मेरे मन में था कि इस साल 2024 में सिर्फ मुझे तैयारी नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते रहना है। तो इसी कारण मैं एज अ मेंटोर एडुटेरिया से जुड़ी भी, जहाँ मैंने कॉपी चेक करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें मैं सीखी हूँ। तो एज अ मेंटर और फिर एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँ तो बहुत बड़ा योगदान रहा है एडुटेरिया का। कॉपी चेक भी आप करते थे, करते करते मतलब प्रैक्टिस भी खुद की भी अच्छी हो गई? हाँ, खुद की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी मिले एडुटेरिया में मुझे, और बहुत सारी चीज़ें मैं इस जर्नी में सीखी भी एडुटेरिया से। बिहार में कौन सी जगह से हैं? औरंगाबाद से हूँ मैं। आप कहाँ से हैं मैम? गोपालगंज। आप क्या मानते हैं सर, आप कौन सी जगह से हैं? बक्सर से। लगभग अलग अलग ज़िले के सभी स्टूडेंट हैं और सब अपने अपने ज़िले में जहाँ पे भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, जैसे बहुत सारे लोग कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे सब मिलके कि एडुटेरिया का आ जाता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन? नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं खुद पीटी टेस्ट सीरीज। कभी ऐसा बता दिया हो कि कोई भी आएगा तो बोल देना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद 67 से दे रही हूँ। उस समय पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए गाइडलाइन लिया था। फिर आगे भी 69 में मैं आंसर राइटिंग बेस से जुड़ी रही हूँ, जिसमें मुझे बहुत सहयोग मिला। इंटरव्यू में भी सर ने बहुत गाइड किया था। आप बताइए सर, इन सब लोगों की चिट्ठी खोल दीजिए, झूठ बोलने लगे। नहीं, ठीक बोल रहे हैं ये सब लोग। प्रीलिम्स के स्तर पे तो एडुटेरिया का मैगज़ीन बहुत काम का है और मैं भी पढ़ता था वहीं। आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। बता दीजिए। तो बस थैंक यू बोलूँगा। अब क्या मेरा राज क्या है? तो दोस्तों ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि अभी 70वीं बीपीएससी का जो पेपर हो रहा था, तो उससे पहले बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आए कि मैम हमें मैगज़ीन के लिए क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 69वीं और 60वीं के जो पेपर थे उसमें पैटर्न जैसा चेंज हुआ था प्रीलिम्स का। तो मैंने बोला कि आप अदर मैगज़ीन यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो कर सकते हो, और फिर साथ ही साथ मैंने बोला कि एडुटेरिया की मैगज़ीन भी आपको फॉलो करनी चाहिए। उधर से आया कि मैम एडुटेरिया अब उतना रेलिवेंट नहीं रहा। मेरा यही सजेशन था कि आप कुछ भी करो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अदर कोचिंग के मैगज़ीन्स पढ़ो जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप एडुटेरिया का जो ट्रेंड है, जो तरीका है मैगज़ीन लिखने का, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। और फाइनली जब 70वीं बीपीएससी का पेपर हुआ तो दोबारा से उनके कॉल आए कि मैम आप सही कह रही थी, हमें एडुटेरिया का मैगज़ीन पढ़ना चाहिए था, और कुछ लोगों ने स्किप किया तो वो बोल रहे थे हाँ हमें थोड़ा अफसोस है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि एडुटेरिया की मैगज़ीन जो है वो रेलिवेंट है, और हाँ उससे प्रीलिम्स से काफ़ी सहयोग मिलता है। और मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ है वो अपने आप में अविश्वसनीय है, उसका उपयोग भरपूर करें, रिवीजन में भी करें, तो बहुत अच्छा है एडुटेरिया का जो भी हमारे प्रति योगदान है। तो दोस्तों हमारे साथ में भी वो छात्र थे जिन्होंने बीपीएससी 69वीं में सफलता हासिल की है। आपके कुछ और सवाल हैं या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेज दीजिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।